everybody, how are you all? I'm also fine. So in this video we are going to cover the Sale of Goods Act 1930 Unit 3 Transfer of Ownership and Delivery of Goods. Alright. So many of you guys get confused between the term ownership, property, possession, delivery and so on and so forth, and maybe that is why you guys find this particular unit and in fact this particular act डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इजंट इट? जब भी केस स्टडी की फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो हमें पता नहीं चल पाता है, यानी आपको पता नहीं चल पाता है कि बायर और सेलर में से कौन उन गुड्स से रिलेटेड लॉस को या डैमेज को बेयर करेगा, राइट? ओनर कौन है? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो हमें थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, बिकॉज वो जो टर्म्स हैं पोजेशन, ओनरशिप, बहुत सारे लोगों को उसमें ही कंफ्यूजन होता है. सो my efforts in this video will particularly relate to breaking down each and every concept. Apart from that, उससे पहले सबसे पहले हम ये जो टर्म्स हैं उन्हें एक बार के लिए एक्सप्लेन कर लेंगे, उन्हें एक बार के लिए समझ लेंगे, सो दैट आपको पता चल पाए कि पर्टिकुलरली जो पोजेशन है, डिलीवरी है, उनमें फ़र्क है क्या, राइट? सो दैट आगे हमें ये जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो प्रोविजंस पढ़ेंगे इनफैक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उन्हें समझने में हमें आसानी रहेगी. सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर यूनिट 3 इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोविजंस है, और फिर उसके बाद में डिलीवरी से रिलेटेड प्रोविजन है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू सर्टेन टर्म्स. इनका मतलब क्या होता है, पोजेशन का मतलब क्या होता है, ओनरशिप का मतलब क्या होता है, डिलीवरी का मतलब क्या होता है. वैसे तो ये टर्म्स जो है हमने पढ़े हैं यूनिट 1 के अंदर. आई विल रिकॉर्ड दैट एंड आई विल शेयर विथ यू, बट स्टिल इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले वापस से एक बार इनको समझ लेते हैं. ओनरशिप और प्रॉपर्टी. ओके, पोजेशन का मतलब क्या होता है? पोजेशन का मतलब होता है फिजिकल कस्टडी. ऑलराइट, फिजिकली गुड्स किसके पास में, वो पोजेशन कहलाता है. यानी कि पेन अगर अभी मेरे पास में है, इसका पोजेशन मेरे पास में है. अब हो सकता है कि मैं इसकी ओनर हो भी सकती हूँ और नहीं भी हो सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये पेन अभी मैंने खरीदा है, मेरा है, आई एम द ओनर, ठीक है, मैं इसकी मालिक हूँ. आई कैन यूज इट, आई कैन गिफ्ट इट टू समवन, आई कैन थ्रो इट, मैं जो चाहूँ इस पेन को करूँ, फेंक दूँ इसको, ठीक है, तो मैं इसकी ओनर हूँ, ठीक है. लेकिन मान लो कि मैंने आपको 5 दिन के लिए यूज करने के लिए दी, ठीक, ओके. तो यहाँ पर जब मैंने आपको 5 दिन के लिए इसको यूज करने के लिए दिया, पोजेशन आपके पास में चला गया, बट क्या आप यहाँ पर इसकी ओनर बन गए? क्या आप इसके मालिक बन गए? नहीं. यू जस्ट हैव द पोजेशन, यू आर नॉट द ओनर. यू डोंट हैव एनी राइट्स व्हाटसोएवर विद रेस्पेक्ट टू दिस पेन, एक्सेप्ट कि आप इसको 5 दिन के लिए यूज कर सकते हो. तो पोजेशन का मतलब होता है फिजिकल कस्टडी. ओनरशिप का मतलब होता है उसके अंदर के जो मालिकाना हक हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, वो आपके पास में है. तो अगर आप किसी चीज के ओनर हो तो आप जो चाहो उस गुड्स के साथ में करो, उसको यूज करो, उसको फेंक दो, उसको किसी को सेल कर दो, गिफ्ट कर दो, व्हाटसोएवर यू वांट टू डू यू कैन डू विद दैट गुड. दैट इज ओनरशिप. और ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी दोनों एक ही चीज होता है, इंटरचेंजेबली एक तरीके से यूज कर सकते हो आप प्रॉपर्टी को, ठीक है. तो प्रॉपर्टी यानी कि ओनरशिप. डिलीवरी का मतलब क्या होता है? डिलीवरी का मतलब होता है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. जब एक पर्सन अपनी इच्छा से वॉलंटरीली, ठीक है, किसी गुड्स को एक दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है तो प्रोसेस कहलाता है डिलीवरी. ऑलराइट, तो अगर मैंने आपको ये पेन जो है ये दिया, ठीक है, या फिर मैंने आपके घर पर भिजवाया किसी के थ्रू, तो मैंने इसको डिलीवर किया है. कैसे? वॉलंटरीली, अपनी इच्छा से. यानी कि अगर मान लो कि ए ने बी को थप्पड़ मार के उससे क्या किया, उससे कोई लेट्स से फोन जो है वो खरीद लिया. बी नहीं चाहता था बेचना, लेकिन ए ने क्या किया, उसको पैसे दिए, 20,000 रुपीज जो अमाउंट दिया, और उससे पेन जो है, सॉरी फोन जो है वो छीन लिया. क्या यहाँ पर बी ने ए को फोन की डिलीवरी की है? नो, इट वॉन्ट बी टर्म्ड एज अ डिलीवरी. वाई? बिकॉज यहाँ पर बी ने वॉलंटरीली पोजेशन ट्रांसफर नहीं किया है. तो डिलीवरी में वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होना जरूरी है. ऑलराइट, सो आई होप यू आर क्लियर विद दीज टर्म्स. पोजेशन का मतलब होता है फिजिकल कस्टडी. ओनरशिप का मतलब होता है उसके अंदर के मालिकाना हक, उसके अंदर की ओनरशिप राइट्स. डिलीवरी का मतलब होता है वो जो प्रोसेस है, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज नोन एज डिलीवरी. डिलीवरी कितने तरीके की होती है वो हम यूनिट 1 के अंदर पढ़ चुके हैं. ऑलराइट, सो नाउ अब आ जाते हैं हम इस पर्टिकुलर यूनिट के कंटेंट पर, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स. बेसिकली इस यूनिट में
सबसे पहले आपको ओनरशिप से रिलेटेड प्रोविजन दिए हुए हैं। क्या प्रोविजन दिए हैं और ये क्यों दिए हैं? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज प्रोविजंस? ओनरशिप जो है उसका पता लगाना जरूरी क्यों है? लेट्स से आप एक परफ्यूम की शॉप पे गए परफ्यूम लेने, किसके लिए? खुद के लिए, ठीक है, कोई और था नहीं देने के लिए, खुद के लिए लेने गए। लेट्स से आपने शॉपकीपर के पास में गए और आपने एक पर्टिकुलर जो बॉटल था वो सेलेक्ट किया कि मुझे ये वाला परफ्यूम चाहिए। शॉपकीपर ने आपको दे दिया, वो काउंटर पर रख दिया कि हाँ ठीक है, आई एम रेडी टू सेल इट टू यू। उसने प्राइस बताया, 5000 रुपीज का बॉटल था। यू वर अबाउट टू मेक द पेमेंट और वहां पर एक छोटा सा बच्चा आता है और वो लगाता है उसको एक हाथ और वो सारी की सारी बॉटल वहीं डैमेज हो गई, खत्म हो गया परफ्यूम, ठीक है। नाउ इन दिस केस शॉपकीपर ने आपको कहा कि निकालो पैसे, पेमेंट तो करो। आपने कहा किस बात के पैसे? वाई वुड आई पे फॉर दिस पर्टिकुलर परफ्यूम बॉटल? ये तो मैंने अभी तक लेकर ही नहीं गया, मैं यूज करना तो दूर की बात है। आई वॉन्ट पे दिस। यहाँ पर हु इज द राइटफुल ओनर ऑफ द गुड्स, और कौन पर्सन है जो कि इस बॉटल का नुकसान भुगतेगा, बेयर करेगा? सोच के तो लग रहा है कि नहीं यार हम तो नहीं करेंगे, अभी तक तो लेके ही नहीं गए थे, अन्याय तो, इनजस्टिस। बट सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से वी विल हैव टू बेयर द लॉस, हमें उसको पेमेंट करना पड़ेगा। वो बॉटल हमारी हो चुकी थी। मुझे कैसे पता हमारी हो चुकी थी? क्योंकि मुझे प्रोविजंस पता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो सकता है, यहाँ पर हमें ये जानना जरूरी है कि कौन पर्सन है जो कि उन गुड्स का ओनर है, क्योंकि जो पर्सन ओनर होगा वही उस गुड्स से रिलेटेड रिस्क को, लॉस को, प्रॉफिट को बेयर करेगा या फिर इनकर करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर परफ्यूम का ओनर वो शॉपकीपर होता तो उसका नुकसान होता, हमें पेमेंट नहीं करना पड़ता, लेकिन क्योंकि ओनर हम बन चुके थे इसलिए उसका नुकसान किसका है? हमारा है। उसी तरीके से मान लो कि मेरा फोन जो है वो किसी थर्ड पर्सन ने डैमेज कर दिया, उस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन कौन लेगा? कौन उसको बोलेगा कि मेरे पैसे दो, तुमने जो मेरा नुकसान किया है? मैं बोलूंगी या फिर आप जाके बोलोगी कि अरे अरे आपने इनका नुकसान कैसे कर दिया, निकालो पैसे निकालो? हु इज द राइट पर्सन टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन? यू और मी, ऑब्वियसली मी। व्हाई? बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ माई फोन। तो अगर कोई थर्ड पार्टी किन्हीं गुड्स को डैमेज करती है, कुछ नुकसान करती है, तो उस केस में कौन उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है? ऑब्वियसली ओनर कैन टेक द एक्शन, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू नो कि ओनर कौन है उन गुड्स का, क्योंकि जो ओनर है वही क्या करेगा? उन गुड्स से रिलेटेड लॉस को बेयर करेगा, प्रॉफिट उसका ले सकता है, और उसके अलावा अगर थर्ड पार्टी उस गुड्स को कोई डैमेज करती है तो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी एक्शन कौन ले सकता है? ओनर ले सकता है। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम ऑफ ट्रांसफर, यानी कि जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है गुड्स को खरीदने बेचने का, तो हमें ये जानना जरूरी है कि प्रॉपर्टी जो है वो सेलर के पास से लेके बायर के पास में किस समय पर गई, कौन सा वो पॉइंट था जहां पर वो प्रॉपर्टी सेलर के पास से बायर के पास चली गई। क्योंकि अगर बायर ओनर बन चुका है तो उस गुड्स का कोई लॉस हुआ है तो बायर बेयर करेगा, और अगर बायर ओनर नहीं बना है, अगर प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है तो रिस्क कौन बेयर करेगा? सेलर बेयर करेगा। ऑलराइट, सो what is the importance of time of transfer? The general rule is that the risk prima facie passes with the property at first instance. risk जो है वो प्रॉपर्टी के पास साथ में पास हो जाता है, यानी कि जहां जहां प्रॉपर्टी जो है वो जाती रहती है उसके पीछे पीछे रिस्क जो है वो दौड़ा दौड़ा जाता है। जहां प्रॉपर्टी जाएंगी वहां वहां रिस्क भी उसके पीछे पीछे जाएगा। In case where goods are lost or damaged, the burden of loss will be borne by the person who is the owner at the time when the goods are lost or damaged. यानी कि अगर goods का कोई लॉस होता है या डैमेज होता है तो जो पर्सन उसका उस समय ओनर था लॉस के समय, वही उसके नुकसान को बेयर करेगा। Where the goods are damaged by the act of third party, अगर थर्ड पार्टी ने गुड्स को डैमेज किया है, नुकसान किया, it is the owner who can take action. ओनर एक्शन ले सकता है। Suit for price by the seller can be filed only when the property has passed to the buyer. सेलर ने अगर गुड्स बायर को बेचे हैं तो सेलर प्राइस के लिए कब क्लेम कर सकता है? जब प्रॉपर्टी पास हो चुकी है, यानी कि सिर्फ अग्रीमेंट हुआ था सेलर और बायर के बीच में कि हाँ भाई मैं तुम्हें क्या करूंगा, गुड्स बेचूंगा। लेकिन अभी अगर प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है तो जनरली सेलर प्राइस के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। इसके बारे में हम यूनिट 4 में अच्छे से पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो ये जो यूनिट है इसका फर्स्ट पार्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसके सेक्शन आपके रेंज करते हैं सेक्शन 18 से लेकर सेक्शन 26 तक।
सेक्शन 18 टू सेक्शन 26, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। ठीक है, सबसे पहला आपको कुछ रूल्स दिए गए हैं और वो रूल्स किस बेसिक पर बने, किस फाउंडेशन पर बने हैं उसके बारे में आपको दिया हुआ है। यानी कि रूल्स रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसमें आपको दिया हुआ है कि ये रूल्स बनाने के आपके दो फाउंडेशन हैं, दो फैक्टर हैं जिन पर आपके रूल्स डिपेंड करते हैं। कौन कौन से हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गुड्स एंड सेकेंड इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। यानी कि प्रॉपर्टी कब पास होगी वो निर्भर करता है दो फैक्टर्स पर। कौन कौन से फैक्टर पर? गुड्स किस नेचर के हैं, किस तरीके के गुड्स, आइडेंटिफिकेशन क्या है, वर द स्पेसिफिक गुड्स, एसर्टेन गुड्स और अनएसर्टेन गुड्स। अगर अनएसर्टेन गुड्स हैं तो प्रॉपर्टी उसमें तब तक पास नहीं हो सकती जब तक कि उनका एसर्टेनमेंट ना हो जाए, जब तक कि वो गुड्स एसर्टेन गुड्स ना हो जाए। और एसर्टेन गुड्स में कब प्रॉपर्टी पास होगी तो उससे रिलेटेड आपको कुछ रूल्स दिए हुए हैं, फिर अनएसर्टेन से रिलेटेड भी रूल्स दिए हुए हैं। और उसके अलावा इंटेंशन ऑफ द पार्टीज क्या है, पार्टीज की खुद की इंटेंशन क्या थी कि प्रॉपर्टी जो है वो कब पास होनी चाहिए। तो हमें पहले ये दोनों चीज पढ़नी है और उसके बाद आ जाएंगे हम रूल्स रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पर, यानी कि बेसिकली किस किस तरीके से प्रॉपर्टी जो है वो पास होती है। ठीक है, नाउ let's come to this content. Passing or transfer of property constitutes the most important element and factor to decide legal rights and liabilities of the sellers and buyers. Passing of property implies passing of ownership. Passing of property का मतलब क्या होता है? Passing of ownership, because both terms are used interchangeably. Property pass हो रही है यानी कि ownership pass हो रही है. If the property has passed to the buyer, the risk in the goods sold is that of buyer and not of seller, though the goods may still be in the seller's possession. अगर प्रॉपर्टी बायर के पास में पास हो चुकी है तो रिस्क किसका होगा? बायर का होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो गुड्स हैं अभी सेलर की पोजेशन में थे। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से यू वेंट टू अ मोबाइल शॉप, आपने एक मोबाइल फोन जो है वो सेलेक्ट किया, वो परचेज किया, आपने पेमेंट भी कर दिया और शॉपकीपर को कहा कि भैया ये जो फोन है वो अभी आपके पास रखो ना, मार्केट का दूसरा काम करके मैं आपसे ये फोन जो है वो पिक करके जाता हूँ। ऑलराइट, नाउ व्हाट हैपेंड कि मीनवाइल वो जब शॉप पर फोन पड़ा हुआ था, शॉप पर शॉर्ट सर्किट हुआ और आपका जो फोन है वो भी साथ में गया, खत्म। तो यहाँ पर ये जो फोन का डैमेज हुआ है उसका नुकसान कौन भरेगा? क्या आप शॉपकीपर को ऐसा बोल सकते हो कि निकालो मेरे पैसे वापस, आपके पास फोन पड़ा हुआ था, ये डैमेज हो गया, मैंने तो अभी यूज भी नहीं किया था, अभी मुझे मेरा अमाउंट वापस कर दो। ये जो नुकसान हुआ है वो कौन भुगतेगा? आप भुगतोगे या फिर सेलर भुगतेगा? ऑब्वियसली अगेन प्रॉपर्टी आपके पास में पास हो चुकी थी, गुड्स आपको बेचे जा चुके थे, सेलर की पोजेशन में गुड्स था, फिजिकल कस्टडी भले सेलर के पास में थी बट बिकॉज प्रॉपर्टी आपके पास में थी, यहाँ पर जो नुकसान है वो कौन भरेगा? आप भरोगे। Alright, so this is the importance of the time of transfer. The rule regarding transfer of property in the goods from the seller to the buyer depend on the two basic factor. इस पर क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में डायरेक्ट कि कौन से वो दो बेसिक फैक्टर हैं जिस पर रूल्स रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड करते हैं। कौन से फैक्टर हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स। सेक्शन 18 provides that where there is a contract for sale, this is sale, for unascertained goods, the property in the goods cannot pass to the buyer unless and until the goods are ascertained. अगर unascertained goods को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो प्रॉपर्टी तब तक पास नहीं होगी जब तक कि वो ascertain नहीं हो जाते हैं। The buyer can get the right on the goods only when the goods are specific and ascertained. Buyer जो है वो goods पर ownership right कब ले सकता है? जब गुड्स जो है वो स्पेसिफिक हो चुके हैं, एसर्टेन हो चुके हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आई हैड अ कॉटन फैक्ट्री, मेरे पास में उस फैक्ट्री में 1000 बेल्स ऑफ कॉटन पड़े हुए थे। यू जस्ट कॉल्ड मी एंड यू टोल्ड मी कि आपको 100 बेल्स ऑफ कॉटन चाहिए, ठीक है, एंड आई कॉन्ट्रैक्टेड विद यू कि हाँ मैं ठीक है आपको 100 बेल्स कॉटन की बेच दूंगी। ऑलराइट, मेरी फैक्ट्री में 1000 बेल्स पड़े हैं, उसमें से 100 बेल्स मैं आपको बेचूंगी, ऐसा मैंने आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब मान लो कि मेरी फैक्ट्री में फायर ब्रेकआउट हुआ और सारी की सारी कॉटन जो है वो डैमेज हो गई, खत्म हो गई, डिस्ट्रॉयड। ओके, नाउ कैन आई आस्क यू कि अरे सुनो वो जो 100 बेल्स का आपने मुझे ऑर्डर किया था ना, अभी मुझे उसका पैसा दे दो क्योंकि आपकी जो 100 बेल्स है वो तो मेरी फैक्ट्री में जल गई। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप मुझसे 100 बेल्स दोगे, तो अभी वो 100 बेल्स ना आपकी जल गई हैं, मुझे पैसे दे दो उसके।
आर यू लायबल टू मेक द पेमेंट? क्या यहाँ पर आप मुझे पेमेंट करने के लिए लायबल है? द आंसर इज नो. वाई? बिकॉज अनएसर्टेन गुड्स में प्रॉपर्टी तब तक पास नहीं होती है जब तक कि उन गुड्स को एसर्टेन ना कर लिया जाए, यानी कि प्रॉपर्टी यहाँ पर बायर के पास ही नहीं हुई है, अभी प्रॉपर्टी मेरे पास थी, तो उसका नुकसान भी किसका होगा? मेरा होगा. ऑलराइट, इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे. सेकेंड, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज का आपसी इंटेंशन क्या था, उनकी क्या मंशा थी? व्हाट डिड दे रियली वांट, कि किस समय पर प्रॉपर्टी पास होगी? उस समय पर प्रॉपर्टी पास हो जाएगी. द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर एट सच टाइम एज द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंड इट टू बी ट्रांसफर्ड. प्रॉपर्टी तब पास होगी जब पार्टीज की इंटेंशन होगी. सेक्शन 19 सबसेक्शन 1. सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 फर्दर प्रोवाइड्स दैट फॉर द पर्पस ऑफ ascertaining the intention of the parties regard shall be. इंटेंशन का कैसे पता चलेगा? किसी पर्सन की इंटेंशन हम कैसे पता लगाएं? सो लॉ सेज कि सुनो, अगर तुमको इंटेंशन पता लगानी हो ना, तो इन 3 बेसिक फैक्टर्स को तुम देख लेना. किसको देख लेना? फर्स्ट, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज के टर्म्स क्या थे? उन टर्म्स में कुछ लिखा हुआ था क्या कि किस समय प्रॉपर्टी पास होगी? दूसरा, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज का बिहेवियर क्या था? पार्टीज के कंडक्ट से आपको क्या लग रहा है कि प्रॉपर्टी कब पास होगी? ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. हर एक केस टू केस जो सर्कमस्टांस है वो अलग अलग होंगे, राइट? तो सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस जो इंटेंशन है वो वेरी कर सकता है, तो आप एक बार सर्कमस्टांस पर भी नजर घुमा देना और इन 3 चीजों को आप वे करना. इंटेंशन ऑफ द पार्टीज को जांचने के लिए आपको 3 चीजों को देखना है: टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. ऑलराइट. Now, the primary rules determining the passing of property from seller to the buyer are as follows: specific or ascertained goods, unascertained goods sent on approval or return basis, and transfer of property in case of reservation of right of disposal. यहाँ पर आ जाते हैं सेक्शन 20 से लेकर 22 तक. फिर उसके बाद में अनएसर्टेन गुड्स को लेकर सेक्शन 23 है, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस 24, एंड सेक्शन 25 रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल. पर्टिकुलरली पहले शुरू कर लेते हैं अपन अगेन स्पेसिफिक गुड्स से रिलेटेड प्रोविजन को, यानी कि अगर आपकी गुड्स एसर्टेन है, स्पेसिफिक है, तो प्रॉपर्टी किस समय पर पास होगी, उसके क्या रूल्स हैं? तो उसके रूल्स हमें दिए हुए हैं सेक्शन 20, 21 एंड 22 में. स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है. इससे इस डिस्कशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. कौन कौन सी 3 पार्ट्स हैं? सेक्शन 20, सेक्शन 21 एंड सेक्शन 22. ये आएंगे आपके स्पेसिफिक गुड्स से रिलेटेड प्रोविजन. तो अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बने कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक गुड्स, उससे रिलेटेड आपको अगर रूल्स लिखने हो तो आप इन 3 सेक्शंस के बारे में लिखोगे. अब ये 3 सेक्शन क्या क्या बोलते हैं? लेट्स गेट गोइंग. स्टार्ट करते हैं ये वाला डिस्कशन. Where there is a unconditional contract for the sale of specific goods in the deliverable state, the property in the goods passes to the buyer when the contract of sale is made, and it is immaterial whether the time of payment of the price or the time of delivery of the goods or both is postponed. Here the condition is goods must be ready for delivery. अरे ये क्या बोला हुआ है? specific goods in the deliverable state, इसका मतलब क्या होता है? deliverable state का मतलब क्या होता है? deliverable state का मतलब होता है कि गुड्स एक ऐसी अवस्था में, एक ऐसी कंडीशन में है जिसमें बायर उसे लेने के लिए रेडी हो जाएगा या रेडी होगा. ओके. तो अगर फॉर एग्जांपल आप किसी ग्रोसरी शॉप पे गए शक्कर खरीदने, ठीक है. आपने उन भैया को कहा कि 5 kg शुगर चाहिए. उन्होंने क्या किया? उन्होंने वे किया एक स्टील की यूटेंसिल में, ठीक है, किसी तो बर्तन में. वो क्या करने लग गए? वे करने लग गए कि 5 kg शुगर आपके लिए. अभी तक क्या ये जो शुगर है वो डिलीवरेबल स्टेट में है क्या? क्या आप ऐसे हाथ में उठा के शुगर को लेके जाओगे, या फिर वो पैकेट में पैक होगी फिर लेके जाओगे? पैकेट में पैक होगी ऑब्वियसली, फिर लेके जाओगे. तो गुड्स, वो जो शुगर है, क्या अभी तक डिलीवरेबल स्टेट में थी? नहीं थी. मान लो ये यूटेंसिल में पड़े ही इस पर इसको कुछ हो जाए, या वो जो शॉपकीपर है उसके हाथ से वो यूटेंसिल गिर जाए, सारी शक्कर खराब हो जाए. तो यहाँ पर ये जो गुड्स हैं, ये जो शुगर है, उसका नुकसान कौन बेयर करेगा? आप करोगे या वो शॉपकीपर करेगा? शॉपकीपर करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि अभी तक स्पेसिफिक गुड्स तो थे लेकिन वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आए थे. तो अगर स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट में है तो उस केस में जो प्रॉपर्टी है कब पास होगी वो हमें देखना है.
All right, so I hope you have understood the term of the meaning of the term deliverable state. Deliverable state का मतलब क्या है? एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी कंडीशन जिसमें बायर उन गुड्स की डिलीवरी ले लेगा, ठीक है, ऐसी अवस्था में है. सो हमारा वो जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था परफ्यूम वाला, ठीक है. परफ्यूम वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ था, हमने एक परफ्यूम की बॉटल स्पेसिफाई की कि हमें ये वाली बॉटल चाहिए. स्पेसिफिक गुड्स थे, यस. वो बॉटल जो है आप उसको उसी कंडीशन में लेके जाने वाले थे, या बॉटल में भी और कुछ बॉटल डलवाने वाले थे या कुछ तो करने वाले थे? नहीं, उसको वैसे ही लेके जाने वाले थे. तो वो क्या वो बॉटल डिलीवरेबल स्टेट में थी? यस थी. तो उसमें प्रॉपर्टी कब पास होगी? तो उसमें ये बोला जा रहा है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया ना, उस समय प्रॉपर्टी पास हो जाएगी. यानी कि आपने जब उस शॉपकीपर को कहा कि मुझे ये वाली बॉटल चाहिए, यू गिव द ऑफर. शॉपकीपर ने आपको कहा कि हाँ, मैं आपको ये जो बॉटल है वो आपको देने के लिए रेडी हूँ इतने रुपए में. दैट वॉज एक्सेप्टेंस, यानी कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ प्रॉपर्टी पास हो गई. एंड दैट इज वाई जब उन्होंने उसको काउंटर पर रख दिया था और उस बच्चे ने आकर उस बॉटल को गिरा दिया था, इन सच केस प्रॉपर्टी आपके पास में पास हो चुकी थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था. क्या यहाँ पर आप डिलीवरी लेकर जा चुके थे? नहीं. क्या यहाँ पर आपने पेमेंट कर दिया था? नहीं. बट स्टिल ये इममटेरियल है कि डिलीवरी हो चुकी है या फिर नहीं हुई. ये इममटेरियल है कि आपने पेमेंट कर दिया या फिर नहीं कर दिया है. व्हाट मैटर्स कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है या फिर नहीं हुआ है. क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, प्रॉपर्टी आपके पास में पास हो चुकी थी. ऑल राइट. तो अगर स्पेसिफिक गुड्स हैं और डिलीवरेबल स्टेट में ऐसी कंडीशन में है जिसमें बायर उसे लेकर जाने के लिए रेडी हो जाएगा, तो उस केस में जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा तब आपकी प्रॉपर्टी पास हो जाएगी. यही बात यहाँ पर लिखी हुई है. आपका फर्स्ट रूल हुआ स्पेसिफिक गुड्स को लेकर. सेकंड आ जाते हैं स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट. स्पेसिफिक गुड्स तो हमने स्पेसिफाई कर लिया कि ये वाला सामान चाहिए, लेकिन उसे डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए सेलर को कुछ करना है. लेट्स सी आप एक फोन की शॉप पर गए, मोबाइल फोन जो आपने सेलेक्ट किया, एक पिंक कलर का आईफोन, ठीक है. आपने शॉपकीपर को कहा कि ये फोन तो मैं ले लूंगा, लेकिन आई हैव अ कंडीशन. कंडीशन क्या है कि आप इसको एक पिंक रैपर में रैप कर देना, क्योंकि मुझे किसी को गिफ्ट करना है. किसको करना है वो मत पूछो, करना है, ठीक है. तो वहां पर आपने उसको कहा कि ये फोन तो मैं तभी लूंगा जब आप इसको एक अच्छे से पिंक रैपर से रैप करोगे. उन भैया ने आपको कहा कि अभी तुम्हारे पास ऐसी कोई रैपिंग पड़ी नहीं हुई है, आप इवनिंग में आकर ये सामान फोन मुझसे लेकर जाना, आपकी रैपिंग सारा का सारा वो हो जाएगा. ऑल राइट. अभी मान लो कि जो आपने ऑर्डर कर दिया, मान लो अब इस फोन को कोई डैमेज होता है, तो क्या आप उसका नुकसान भरोगे या शॉपकीपर भरेगा? शॉपकीपर भरेगा. अभी स्पेसिफिक गुड्स है लेकिन डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आए हैं, अभी तक रैपिंग हुई नहीं है. तो अभी अगर इसका कोई नुकसान होता है तो कौन भरेगा? सेलर भरेगा. लेकिन अगर एक बार वो डिलीवरेबल स्टेट में आ गए ना, तो फिर उसका नुकसान कौन भरेगा उसके बारे में आपको दिया हुआ है. वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड द सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग टू द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग दैम और पुटिंग दैम इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट. सेलर को उस पर कुछ तो करना है, उसको डिलीवरेबल स्टेट में आने के लिए. द प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल सच थिंग इज डन एंड द बायर हैज नोटिस देयरऑफ. प्रॉपर्टी तब तक पास नहीं होती है जब तक कि उस पर वो काम नहीं किया जाता है और बायर को नोटिफाई नहीं कर दिया जाता है. यानी कि इवनिंग में उस सेलर ने क्या किया, उन गुड्स पर उस फोन को पिंक रैपिंग किया, आपको कॉल करके बोल दिया कि आपका रैपिंग हो चुका है, आकर लेकर जाइए. तो जब उसने बायर को यानी कि आपको नोटिफाई कर दिया, अब प्रॉपर्टी पास हो चुकी है. उसने आपको शाम को कॉल कर दिया कि आकर लेके जाओ. अगले दिन तक आप आए नहीं लेने के लिए, फोन शॉप पर पड़ा हुआ था, शॉप पर शॉर्ट सर्किट हुआ और फोन डैमेज हो गया. अब अगर ये जो नुकसान हुआ है, ये नुकसान कौन बेयर करेगा? आप बेयर करोगे या फिर सेलर बेयर करेगा? ऑब्वियसली आप करोगे, क्योंकि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ चुके थे, बायर को नोटिस दे दिया गया था कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ गए हैं, लेकर जाओ. उसके बाद अगर इस फोन को कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान को कौन भरेगा? उस नुकसान का जिम्मेदार बायर होगा, बायर को वो लॉस बेयर करना पड़ेगा. ऑल राइट. तो स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट में कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई? जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आया, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया. स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट में यहां पर प्रॉपर्टी कब पास हुई? जब डिलीवरेबल स्टेट में आ गए प्लस बायर को नोटिस हो गया तब. ठीक है. थर्ड पॉइंट, specific goods in a deliverable state when the seller has to do anything in order to ascertain price. specific goods हैं, deliverable state में है, लेकिन seller को उस पर कुछ तो करना है प्राइस को ascertain करने के लिए.
फॉर एग्जाम्पल, आप एक फ्रूट सेलर की शॉप पे गए मैंगोज लेने, गर्मियों का सीजन था एंड यू वेंट टू बाय सम मैंगोज। ओके, काफी सारा बल्क था, उसमें से आपने अलग करना स्टार्ट किया कि ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ऐसा करके, ठीक है। अब हुआ ये कि आपने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे ये सारे मैंगोज चाहिए। शॉपकीपर ने कहा कि मैं आपको ये दे तो दूंगा, लेकिन अभी मेरी वेइंग मशीन जो है ना वो खराब हो रही है, और अगर वे नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कि इसका प्राइस कितना है, ठीक है। आपने उसको कहा कि कोई जल्दी नहीं है, आप एक काम करो, वेइंग मशीन जब आपकी सही हो जाए ना, तब उसके बाद में आप इसको वे करके आप मुझे बता देना, मैं आपको उतना प्राइस दे दूंगा, अभी आपके पास में पड़े रहने दो। स्पेसिफिक गुड्स थे, डिलीवरेबल स्टेट में थे, पॉली बैग में पड़े हुए थे, लेकिन इस पर क्या करना है, सेलर को वे करना बाकी है प्राइस को एसर्टेन करने के लिए। तो अब ऐसे में प्रॉपर्टी कब माना जाए कि कब पास होगी? ओके, तो उससे रिलेटेड रूल क्या बोलता है, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट बट द सेलर इज बाउंड टू वे, मेजर, टेस्ट और डू सम अदर एक्ट और थिंग विद रेफरेंस टू द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एसर्टेनिंग द प्राइस। प्राइस को एसर्टेन करने के लिए अगर सेलर को उन गुड्स पर कुछ करना है, उसको वे करना है या मेजर करना है या टेस्ट करना है, तो प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल सच थिंग इज डन एंड द बायर हैज नोटिस देयरऑफ। प्रॉपर्टी तब तक पास नहीं होगी जब तक कि वो काम, वो एक्ट सेलर कर नहीं देता है और बायर को उसका नोटिस नहीं दे देता है। यानी कि जब इवनिंग में क्या किया, उस सेलर ने अपनी वेइंग मशीन सही कराई और उसको वे किया, पता चला कि 15 kg मैंगोस निकल कर आ रहे हैं, और उसने आपको नोटिफाई किया कि भैया आपके 15 किलो मैंगोस हो रहे हैं, आप आकर लेके जाओ और पैसे लेके जाओ, ठीक है। अब जैसे ही उसने ये काम कर लिया, आपको नोटिफाई कर दिया, उसके बाद में प्रॉपर्टी बायर के पास हो चुकी है। यानी कि अगले दिन तक आप आए नहीं और कोई जानवर आके, कोई तो एनिमल आके, कोई गाय आकर वो सारे आम खा गई। इन मैंगोज का नुकसान कौन बेयर करेगा? बायर, आप बेयर करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है पास हो चुकी थी, जब उसने वे किया, आपको नोटिफाई कर दिया, प्रॉपर्टी पास हो गई। तो स्पेसिफिक गुड्स को लेकर ये 3 रूल्स हो गए। स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, प्रॉपर्टी कब पास होगी? जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट, प्रॉपर्टी कब पास होगी? व्हेन द सेलर हैज put the goods into a deliverable state plus buyer को notify कर दिया and buyer has notice thereof. And third, specific goods in a deliverable state when seller is bound to do something or anything to the goods in order to ascertain the price. उस केस में प्रॉपर्टी कब पास होगी? When such thing is done plus buyer has notice thereof. उसके बाद ही प्रॉपर्टी पास होगी। ये हो गया आपकी सेक्शन 20, 21 and 22 with respect to the sale of specific goods. Now, अब आ जाते हैं रूल्स रिलेटेड टू अनएसर्टेन गुड्स को लेकर। अनएसर्टेन गुड्स में प्रॉपर्टी किस समय पास होगी? तो सबसे पहली बात तो जब तक कि उनका एसर्टेनमेंट नहीं कर लिया जाता है, जब तक वो गुड्स अलग नहीं किए जाते हैं, तब तक प्रॉपर्टी पास होगी नहीं। तो किस समय पास होगी, उससे रिलेटेड रूल्स को पढ़ते हैं। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स, नो प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज पास देयरऑफ is transfer to the buyer unless and until the goods are ascertained. जब तक कि गुड्स को ascertain नहीं कर लिया जाता है, तब तक प्रॉपर्टी पास नहीं होगी, ठीक है। The rules in respect of passing of property of unascertained goods are as follows. Unascertained goods में प्रॉपर्टी कब पास होगी? First, sale of unascertained goods by description and appropriation. अनएसर्टेन गुड्स थे, डिस्क्रिप्शन के द्वारा बेचे जा रहे थे, खरीदे जा रहे थे, और उनका एप्रोप्रिएशन किया जा रहा है। अब ये कौन सा नया टर्म आ गया? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है गुड्स को अलग करना, एप्रोप्रिएट करना। क्यों अलग करना? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को परफॉर्म करने के लिए अलग करना। एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम in the performance of the contract and with the mutual consent of the seller and the buyer. Appropriation का मतलब है गुड्स को सेलेक्ट करना। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। जब आपने मुझे कहा कि आपको 100 बेल्स ऑफ कॉटन चाहिए, मेरे पास 1000 बेल्स थी। अब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया कि हाँ मैं आपको 100 बेल्स दे दूंगी। फिर जब मैंने उस 1000 में से आपके लिए 100 को अलग निकालना शुरू किया, ये क्या कहलाया? ये एप्रोप्रिएशन कहलाया। और इसमें सेलर और बायर दोनों की म्यूचुअल कंसेंट होगी। ऑलराइट, सो अब एप्रोप्रिएशन को से रिलेटेड कुछ एसेंशियल है, और इन एसेंशियल को समझने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सो दैट आपके दिमाग में एक विविड सा एग्जांपल, एक कंटेक्स्ट बैठ जाएगा, फिर आप उस एसेंशियल्स को सही से समझ पाएंगे। लेट्स से आपकी मम्मी ने क्या किया, एक ग्रोसरी शॉप वाले को आपके कॉलोनी के एक ऑर्डर दिया, ठीक है। क्या ऑर्डर दिया? उसको कहा कि 5 मुझे विम बार चाहिए, 5 शुगर के पैकेट चाहिए,
उसके अलावा 5 टाटा टी चाहिए। ऐसे करके उनको कुछ तो ऑर्डर दिया पूरा का पूरा कि भैया ये मुझे बेच दोगे क्या, ये मिल जाएंगे क्या। सेलर ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल मिल जाएंगे, ये सारे सामान मेरी शॉप पर पड़े हुए हैं, मैं आपको बेचूंगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। गुड्स कैसे हैं अभी तक अनएसर्टेन है, क्यों? क्योंकि उस ग्रोसरी वाले भैया के पास में तो ऐसे हजारों सामान होंगे, हजारों विम बार के पैकेट होंगे, 1000 शुगर के पैकेट होंगे, बहुत सारे होंगे। तो अभी तक गुड्स क्या है, अनएसर्टेन है। फिर आपकी मम्मी ने आपको कहा कि उन भैया को मैंने ऑर्डर दे दिया है, एक काम करो जाके उससे डिलीवरी ले लो, वो सामान लेके आओ। आप उसकी शॉप पे गए और फिर उन भैया ने क्या किया, अपने इतने सारे विम बार के स्टॉक में से 5 विम बार को अलग किया, 5 शुगर के पैकेट अलग निकाले, 5 टाटा टी जो है वो अलग निकाली। ऐसे करके अलग करना शुरू किया। ये क्या कहलाता है, एप्रोप्रिएशन कहलाता है। अब जब इन्होंने अलग करना शुरू किया तो आप चेक कर रहे थे कि हाँ चलो 5 विम बार के पैकेट ठीक है, शुगर के पैकेट जो हमने बोले थे, जो क्रिस्टल जिस तरीके के हमको चाहिए थे वो ही है या नहीं है, इस तरीके से आप उसको चेक करने लग गए, आप उस पर अपनी एसेंट देने लग गए। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि उन भैया ने कहा कि अरे सुनो ना, एक काम करो, तुम ये सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, इसमें से तुमको जितना चाहिए वो निकाल दो। तो यहाँ पर बायर यानी कि आपने गुड्स को अप्रोप्रिएट किया और वो सेलर देखता जा रहा था कि हाँ चलो ठीक है, ये सही निकाला, ये सही निकाला। ऐसे करके सेलर अपनी एसेंट उन गुड्स पर दे रहा था, अप्रोप्रिएशन पर दे रहा था। तो ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो ये क्या कहलाता है, एक तरीके से एप्रोप्रिएशन कहलाता है। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ एप्रोप्रिएशन, वो देखते हैं। अनएसर्टेन गुड्स थे, देखो सबसे पहले गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट किसका था, अनएसर्टेन गुड्स थे। जब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, गुड्स अलग नहीं हुए थे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनएसर्टेन और फ्यूचर गुड्स, या फिर फ्यूचर गुड्स को लेकर भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर गुड्स भी क्या है, अनएसर्टेन है अगर तो। The goods should conform to the description and quality stated in the contract. जो गुड्स अलग किए जा रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, उसी डिस्क्रिप्शन के और उसी क्वालिटी के होने चाहिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट में तय किया गया था। हमने क्या कहा था, 5 विम बार या फिर 5 शुगर के पैकेट, इस छोटी साइज के क्रिस्टल वाले या बड़ी साइज के क्रिस्टल वाले, तो गुड्स उसी क्वालिटी के या डिस्क्रिप्शन के होने चाहिए जो कि हमने कहा था। गुड्स मस्ट बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट, गुड्स ऐसी स्टेट में होने चाहिए जो कि डिलीवरेबल हो। गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ईदर बाय डिलीवरी टू द बायर और हिज एजेंट और टू द कैरियर। गुड्स जो बिना किसी कंडीशन के एप्रोप्रिएट किए जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए अलग किए जाएंगे। कैसे किए जाएंगे, या तो बायर को डिलीवरी की जाएगी या उसके एजेंट को या फिर कैरियर को। ओके, द एप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड बाय द सेलर विद द एसेंट ऑफ द बायर। अब एप्रोप्रिएशन कौन करेगा, या तो सेलर कर सकता है, किसकी एसेंट से, बायर की एसेंट से। उन ग्रोसरी वाले भैया ने क्या किया था, गुड्स अलग निकाले और हमने अपनी एसेंट दी। या ऐसा हो सकता है कि हम गुड्स को अलग निकालें और वो सेलर जो है वो अपनी एसेंट दे, द बायर विद द एसेंट ऑफ सेलर। दोनों तरीके से एप्रोप्रिएशन हो सकता है। एसेंट जो है वो कैसी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। बाय कंडक्ट आपने, बाय वर्ड्स ओरल और रिटर्न भी आप दे सकते हो अपनी एसेंट, या बाय कंडक्ट इंप्लाइड है कि हाँ चलो हर बार ऐसा ही होता है कि बच्चा आता है और सामान लेके जाता है। ठीक है, हम चेक फैक नहीं करते, हमारा इंप्लाइड है। ठीक है, एसेंट में भी गिवन इवन बिफोर और आफ्टर एप्रोप्रिएशन। एसेंट कब दी जा सकती है, एप्रोप्रिएशन के पहले भी दी जा सकती है या बाद में भी दी जा सकती है। पहले मैंने अलग कर दिया गुड्स को और फिर उसने बाद में एसेंट दी, या फिर पहले उसने कह दिया कि हाँ ये सारे निकाल दो और हमने निकाल दिए, तो क्या हो गया, पहले एसेंट दे दी और बाद में हमने एप्रोप्रिएशन किया। तो एसेंट पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। सेलर करेगा या तो बायर की कंसेंट एसेंट से, या बायर एप्रोप्रिएशन करेगा सेलर की एसेंट से। उसके अलावा गुड्स है वो बिना किसी कंडीशन के एप्रोप्रिएट होंगे। गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए, उसी क्वालिटी और डिस्क्रिप्शन के होने चाहिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट में तय किए गए थे, और उसके अलावा अनएसर्टेन गुड्स को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ होना चाहिए। ये है आपके एसेंशियल। तो ये हो गया आपका पहला रूल अनएसर्टेन गुड्स को लेकर, एप्रोप्रिएशन को लेकर। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है अनएसर्टेन गुड्स को लेकर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। ठीक है, प्रॉपर्टी कब पास होगी। अब आ जाते हैं अनएसर्टेन गुड्स को लेकर सेकेंड रूल पर, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कैरियर। अगर अनएसर्टेन गुड्स को लेकर कॉन्ट्रैक्ट था और हम कैरियर के थ्रू क्या कर रहे हैं, सेलर जो है बायर को गुड्स डिलीवर कर रहा है, तो कब माना जाएगा प्रॉपर्टी पास हो रही है। वेयर इन परस्यूंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू द
buyer or to a carrier or other bailee, whether named by the buyer or not, for the purpose of transmission to the buyer and does not reserve the right of disposal, he is deemed to have unconditionally appropriated the goods to the contract. अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंडर सेलर ने बायर को या फिर उसके कैरियर को या फिर किसी और बेली को, भले बायर ने उसको नेम किया हो या फिर नहीं किया हो, बायर ने या तो स्पेसिफाई बोला हो सेलर को कि सुनो तो मुझे ब्लू डार्ट के थ्रू डिलीवरी देना या डीटीडीसी के थ्रू डिलीवरी देना, या फिर डायरेक्ट बोल दिया कि किसी भी कुरियर के थ्रू मुझे डिलीवरी देना, ठीक है, तो सेलर ने गुड्स जो है या तो किसी कैरियर को या किसी बेली को या फिर बायर को डायरेक्ट ट्रांसमिशन के लिए उसको भेजने के लिए गुड्स भेजे हैं एंड डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, और राइट ऑफ डिस्पोजल को यानी कि प्रॉपर्टी को अपने पास में रखा नहीं है. राइट ऑफ डिस्पोजल अपन आगे पढ़ने वाले हैं. राइट ऑफ डिस्पोजल यानी प्रॉपर्टी जो है ना वो अपने पास में नहीं रखी है. इज डीम्ड टू हैव अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड द गुड्स टू द कॉन्ट्रैक्ट. ये मान लिया जाएगा कि उसने क्या किया है, गुड्स को बिना किसी कंडीशन के अप्रोप्रिएट कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ए जो है उसने बी को कहा ए रिसाइड्स इन पुणे एंड बी रिसाइड्स इन लेट्स से जयपुर. ओके, ए ने, बी जो है वो एक बुक सेलर है, ए ने बी को एक ऑर्डर दिया. क्या ऑर्डर दिया, ए ने बी को कहा कि मुझे कुछ तो नॉवेल्स चाहिए. ऑलराइट, हैरी पॉटर और दूसरी उसने नॉवेल्स कही कि मुझे इसकी इतनी 10 कॉपीज चाहिए, इसके अलावा किसी और नॉवेल्स की मुझे 5 कॉपीज चाहिए, ऐसे कुछ तो ऑर्डर दिया. बी ने कहा कि ओके मैं आपको ये मैं आपको दे दूंगा. अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, बी के पास में ऐसी बहुत सारी नॉवेल्स हैं, तो अभी पता नहीं है कि कौन सी 10 कॉपीज उसको देगा, कौन सी 5 कॉपीज इसको देगा, इसलिए अभी गुड्स क्या अनएसर्टेन है. फिर ए ने कहा कि अरे सुनो ना, एक काम करना, कुरियर के थ्रू तो मुझे पुणे गुड्स पहुंचा दो. बी ने कहा ओके. अब यहाँ पर क्या किया, बी ने वो अलग कॉपीज जो है वो अलग अलग की, मतलब जो कॉपीज उसको भेजनी थी वो अलग की और कुरियर वाले को पहुंचा दी कि आप एक को आगे पहुंचाओ. जब बी ने ऐसा किया, कुरियर वाले को दिया कि ए को आगे गुड्स पहुंचाने हैं, ये मान लिया जाएगा प्रॉपर्टी ए के पास में पास हो चुकी है. यानी कि अगर रास्ते में ट्रांसमिशन में गुड्स लॉस हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसका नुकसान कौन भरेगा, उसका नुकसान ए भरेगा ना कि बी. लेट से अब रास्ते में कुरियर वाले ने क्या किया, गुड्स को घुमा दिया, बुक सारी खत्म हो गई, पता नहीं कहाँ गई. बी ने ए को कहा कि पैसे निकालो मेरे. ए ने कहा कौन से पैसे, गुड्स तो रास्ते में ही गुम हो गए, मुझे तो बुक्स मिली नहीं. बी बोलेगा कि मैंने तो अपना काम कर लिया ना, मैंने बुक्स जो हैं वो लेकर कुरियर के थ्रू आपको दे दी थी, रास्ते में अगर बुक्स जो है वो कहीं चली गई, वो सब आपका टेक है, वो सब आपका नुकसान है. आप कुरियर वाले से लड़ते रहो, उससे अमाउंट निकलवाते रहो. क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी मैंने पास कर दी थी, मेरी क्या गलती, कुरियर वाले के थ्रू हुआ, ठीक है. तो जैसे ही बी ने कुरियर वाले को वो गुड्स दे दिए, क्यों, क्योंकि आगे ट्रांसमिशन करने, तो एक तरीके से बी ने तो प्रॉपर्टी पास कर ली ना, बी के पास में तो प्रॉपर्टी है नहीं, तो ए के पास वो प्रॉपर्टी पास हो चुकी है. ये बात आपको सेकंड प्रोविजन में दी हुई है, सेकेंड सबसेक्शन में दी हुई है. तो अगर सेलर ने बायर को ट्रांसमिशन के लिए जो गुड्स हैं वो दिए हैं किसी कैरियर को या बेली को, तो उस केस में प्रॉपर्टी का पास होगी जब वो ऐसा कर देता है. ही इज डीम्ड टू हैव अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड द गुड्स टू द कॉन्ट्रैक्ट. ऐसा मान लिया जाएगा कि गुड्स को बिना किसी कंडीशन के उसने अप्रोप्रिएट कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस में यूज कर दिया है. एग्जाम्पल कौन सा दिया हुआ है यहाँ पर, अ बिल ऑफ लीडिंग और रेलवे रिसीट इज मेड आउट इन द नेम ऑफ द बायर. एक सेलर जो है वो बायर को गुड्स भेज रहा है, किसके थ्रू, लेट से शिप के थ्रू या फिर रेलवे के थ्रू. रेलवे रिसीट जो है ना वो भी उसने बायर के नाम पे की बनवाई, या बिल ऑफ लीडिंग जो है ना वो भी बायर के नाम का बनवाया. तो इसका मतलब हम क्या मान लें, जब उसने बायर के नाम की रिसीट बनवाई है यानी कि वो बायर को प्रॉपर्टी पास कर रहा है. द ओनरशिप इन द गुड्स पासेस फ्रॉम द सेलर टू द बायर. ओनरशिप पास हो चुकी है. इन केस गुड्स आर सब्जेक्टेड टू एक्सीडेंटल लॉस और थेफ्ट द सेलर विल नॉट बी लायबल. अगर रास्ते में कुछ लॉस हो गया, कुछ थेफ्ट हो गया, तो सेलर लायबल नहीं होगा, बायर लायबल होगा. सेकेंड एग्जाम्पल जो अभी हमने देखा था उसके जैसा ही है. एम प्लेसेस एन ऑर्डर फॉर बुक विद द बुक सेलर इन मुंबई. एम ने एक मुंबई के बुक सेलर के साथ में कुछ ऑर्डर दिया कि मुझे बुक्स चाहिए. ही आस्क्ड हिम टू सेंड द बुक्स टू द बाय द कुरियर. उसने क्या कहा कि मुझे कुरियर के थ्रू गुड्स भेजने, बुक्स भेज देना. पेमेंट ऑफ द बुक वॉज टू बी मेड बाय द चेक. पेमेंट कैसे करना था, चेक से करना था. सेलर सेंड्स द बुक बाय कुरियर. सेलर ने कुरियर वाले को दे दी. द बुक्स इज लॉस्ट इन द वे. रास्ते में ये बुक्स क्या हो गई, गुम हो गई. द सेलर वांट्स द बायर टू बेयर द लॉस. सेलर चाहता है कि बायर जो है ना वो गुड्स के लॉस को बेयर करे. According to section 23 subsection 2, it is an unconditional appropriation of goods because of which buyer M has become the owner of the goods. यहाँ पर unconditional appropriation हो चुका है और buyer owner बन चुका है. Therefore, he will bear the risk of loss of the book in the way.
यहाँ पर रास्ते में जो बुक्स हैं जो गुम हो चुकी है उसका लॉस कौन बेयर करेगा? बायर बेयर करेगा, क्योंकि सेलर ने तो अपना काम कर दिया था, कुरियर वाले को गुड्स देकर अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट हो कर दिए थे। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड अनएसर्टेन गुड्स। हमने दोनों तरीके के गुड्स जो हैं उनसे रिलेटेड पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी के रूल्स देख लिए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल cover section 24, 25 and 26. 24 relates to goods sent on sale or approval basis or return or approval basis, and section 25 relates to right of disposal. Section 26 related to transfer of property. Okay, कि किस समय risk prima facie passes with the property उससे related rule है। ठीक है, तो I hope you are clear with these particular provision. In the next video we will cover the remaining part related to transfer of property. All right, so thank you, bye bye.